देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, एक जानिब कामयाब मुज़ाकरात के लिए अफगानिस्तान की मजीद तसल्ली की ज़रूरत है। हमारे वज़ीर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं वफाकी वज़ीर, तो दूसरी जानिब तुर्किया की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ये वो मामला है जिसकी तनाजुर में हम सब ही बहुत कॉशियस हैं, कंसर्न है कि आखिरकार बॉर्डर्स पर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और इसकी रोकथाम कैसे होगी। और ये जो इस वक्त मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है तुर्किया के अंदर, उसके नताइज क्या आ सकते हैं और इसमें जो हम देख रहे हैं कि रुकावटें हैं या इसमें जो अभाम है वो कैसे क्लियर होंगे, सब पे बात करेंगे। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इजराइल ने एक मरतबा फिर जो है इस वक्त अग्रीमेंट की और जो भी रजामंदियाँ थी, जो नुकात थे, जो भी चीज़ें थी, उसकी वायलेशन की है। बेबांग दहल वायलेशन कर रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वायलेशन कर रहा है और गज़ा पर फिर वहशियाना बमबारी की है। और वही सिलसिला जारी है कि जी बमबारी करो, लोगों को मार दो, लोगों को शहीद कर दो। और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक जो इसमें गारंटर हैं या इसमें जो भी सपोर्टर हैं अब्राहम अकॉर्ड के, इस अग्रीमेंट के, इस पैक्ट के, क्या वो ये बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे जो वायलेशंस हो रही हैं उसकी? क्या वो इन चीज़ों को समझ सकेंगे? क्या वो इन चीज़ों के सोल्यूशन की तरफ जा सकेंगे? प्लस वो अपने अवाम को भी क्या ये बात समझा सकेंगे? हालिया दिनों में हमने देखा था पाकिस्तान के अंदर एक प्रोटेस्ट किया था एक जमात ने, और उसके बाद क्या हालात हुए वो हम सबके सामने हैं। सेंटिमेंट्स जो पाकिस्तानियों के, जो मुसलमानों के, वो भी हमारे साथ हैं। और जब ऐसी वायलेशंस होंगी तो फिर क्या होगा? फिर आप जो जस्टिफिकेशंस देते हैं या जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इजराइल के नैरेटिव को, इजराइल को, वो आप कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी जानिब जी, आज हमने देखा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है अमेरिका और चीनी सदर की, जी सदूर के आपस में, और ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान किया है। ये भी स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि चीन और अमेरिका को बदला लेने के लिए ख़तरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जो कि चीनी सदर का ट्रंप से मुलाकात के बाद बयान है। इन सब चीज़ों पर बात करते हैं कि जी इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या हो रहा है। हमारे साथ सबसे पहले जी माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं डॉक्टर हुमा बकाई हैं, उनकी तरफ जाऊँगी और उनसे बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। डॉक्टर साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आवाज़ जी। डॉक्टर साहिबा, समरेश सालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। मेजर जनरल समरेश सालिक हैं, रिटायर्ड सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल समरेश सालिक साहब, आपका भी। आपको आवाज़ आ रही है मेरी सर? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आ रही है जी। डॉक्टर साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर साहब, अभी आपको मैंने 3 रोज़ पहले ही लाइव सुना और उधर भी टेररिज्म के हवाले से सारी बात हो रही थी। ये जो हालात इस तक बने हुए ओवरऑल दुनिया में, हम टेररिज्म को सिर्फ एक जो है वो सेंटिमेंट से या एक जो सेगमेंट है उससे जोड़ देते हैं। अब ये जो मिलिट्री टेररिज्म की हम बात सुनते हैं, मिलिटेंट टेररिज्म है और बहुत सारी शक्लें टेररिज्म की आ गई हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जी कभी जहाद के नाम पे, कभी ये सारी चीज़ें, यानी कि ख़ास तौर पे हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान की देखें तो वो भी हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आपने उस दिन भी बड़ी क्लैरिफाई की थी। उसी को भी मद्देनज़र रखते हुए ये जो हमारे टॉक्स हो रहे हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ तुर्किया में, आप इसको कैसे देख रही हैं? और ये जो हालात इस वक्त इमर्ज हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप क्या समझती हैं? मेरे ख्याल में एक बात तो वाज़ेह है कि जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर है वो बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हो रहा है और उसकी मेजर वजह ये है कि अमेरिका इतना आगे निकल गया इजराइल की पुष्टपनाही में कि उसने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी पीछे छोड़ दिया और जाहिर है इसकी वजह से दुनिया में केओस भी है और बेचैनी भी है। जहां तक अफगान टॉक्स का सवाल है, जो जी फरमाइए। जी 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 जी। जहां तक अफगान टॉक्स का सवाल है, देखिए टॉक्स तो कोलैप्स कर गई हैं, लेकिन अभी भी कोशिश जारी है कि रिवाइवल ऑफ द टॉक्स हो। और मेरी भी गुजारिश यही होगी कि
टेम्परेचर्स जो दोनों तरफ बेइंतहा हाई हो गए हैं उनको नीचे लाया जाए। देखिए पाकिस्तान पोजीशन ऑफ पावर में है, इस हवाले से तो कोई इबाहम होना ही नहीं चाहिए, तो उसका बैनर लगाने की जरूरत नहीं है। तालिबान को पता है कि वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ सरवाइव नहीं कर सकते, और पाकिस्तान को तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ बॉर्डर बंद कर दे तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट entirely dependent on Pakistan for all kinds of trade transit। तो ये तो ग्राउंड पे सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि एक अफगान एरोगेंस है और एक अफगान डिस्ट्रैक्शन एटीट्यूड है कि इस बात को गुश्तन एक बातचीत की जाए, नफिश्तन गुफ्तन बर्खास्तन जो हम कहते हैं, और जो सूरत हाल है उसको डाइल्यूट कर दिया जाए। अब पाकिस्तान ने जो मेरे ख्याल में मेजर बात इस वक्त सामने रखी है वो ये है कि ये टॉक्स कंक्लूसिव होंगी, रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी, और जो हमारे गोल्स हैं जिसमें मेजर बात ये है कि जो टेरर हब्स हैं अफगानिस्तान में उनकी पुष्टपनाही और सरपरस्ती तालिबान गवर्नमेंट खत्म करे। और उसके लिए जो मैकेनिज्म पाकिस्तान ने दिया है वो अफगान तालिबान को बहुत मुश्किल लग रहा है, जिसमें बफर जोन की क्रिएशन है और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जो पाकिस्तान में अगर कभी ये खाम ख्याली थी कि जब अफगानिस्तान में तालिबान आते हैं तो हमारे लिए कोई फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई है। जिस वक्त तकरीबन हमारे मरहूने मिल्लत थी तालिबान की हुकूमत, उस वक्त भी जब हमने दुरन लाइन की रिकग्निशन की बात की थी ना जी, तो अफगान तालिबान ने उसको स्टोन वॉल किया था, ब्लॉक किया था और नहीं किया था। और इस वक्त फिर वो लाइक अ पिजन फ्रॉम द हैट ऑफ अ मैजिशियन वो दुरन लाइन का किस्सा दोबारा ले आए। और ये भी बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पता है कि जब बैक एंड फोर्थ हो रहा था इस डायलॉग में तो कॉल सिर्फ काबुल और कंदार नहीं गई थी, कॉल न्यू दिल्ली भी गई थी। तो जो नेक्सस इमर्ज हो रहा है, जिस नेक्सस के तहत तहरीक तालिबान में पाकिस्तान की सरपरस्ती, पुष्टपनाही और फाइनेंशियल असिस्टेंस हो रही है, वो भी एक्सपोज हुआ है। तो पाकिस्तान ने तो इन सम वेज इन कॉन्वर्सेशंस में जाकर अपने मौक़िफ़ को मजबूत किया है, दुनिया के सामने शवाहिद पेश किए हैं, और इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस है उसके सामने आया हो गया है कि अग्रेसर सामने अफगानिस्तान है और पुष्टपनाही कहीं और से है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान बावजूद उसके कि इस वक्त टॉक जो हैं वो रुकी हुई हैं, या बाज़ लोगों का तो ख्याल है कि कोलैप्स हो गई है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोलैप्स नहीं हुई हैं, ये रिस्टोर होंगी। हो सकता है और स्टेट्स जो हैं वो ऑन बोर्ड आए और कुछ इश्यूज पर बैक एंड फोर्थ हो, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन ऑफ स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट भी स्टैब्लिश हुआ है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी स्टैब्लिश हुआ है, और द फैक्ट कि पाकिस्तान विक्टिम है, अग्रेसर नहीं है, ये तो कुल्ली तौर पे स्टैब्लिश हुआ है। और जो नेक्सस है रीजन में इंडिया का ममालिक के साथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। राइट। सो जनरल समरी सालिक साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सर, आप कैसे देखते हैं ये जो रिज्यूम हो रही हैं अब टॉक्स तुर्किया के कहने पे, तुर्किया के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से पहले भी हम देखते रहे, तोहा कतर में होती थी ये मुज़ाकरात मुलाकातें, अब ये तुर्किया में हो रही हैं। क्या तब्दीली है इस दफ़ा पहले के मुकाबले में, और इसके असरात क्या होंगे, क्या कंसेंसस डेवलप हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। देखें, पाकिस्तान ने बहुत लंबे अरसे के लिए ये जो है ये चैलेंजेस देखे हैं और वॉर ऑन टेरर लड़ी है। जब ये खबर आई चंद दिन पहले कि ये जो टॉक्स हैं ये स्टॉल हो रही हैं और कामयाब नहीं हो रही, तो डेफिनेटली एक परेशान कुन बात थी, एक वरीसम बात थी। अब जबकि दोबारा से तुर्किया के कहने पे टॉक्स रिज्यूम हो रही हैं, तो ये डेफिनेटली एक खुश आइंद एक बात है, जिससे उम्मीद है कि जो दूसरी साइड अफगानिस्तान, जिसके बारे में कोई शक नहीं कि उसके स्ट्रिंग्स कहीं और से पुल हो रहे हैं, वहाँ पे जो अक्लमंदी है वो उसका एहसास हो। क्योंकि पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान का मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है।
अफगानिस्तान की सप्लाई लाइन, अफगानिस्तान की ट्रेड सारी की सारी पाकिस्तान के थ्रू गुजरती है। तो जंग तो एक अलग अमर है जो कि बिल्कुल ही डिजायरेबल नहीं है, लेकिन जंग के बगैर भी बहुत सारे लेवरेजेस पाकिस्तान के पास ऐसे हैं कि अगर पाकिस्तान ये बॉर्डर बंद कर दे और उनकी सप्लाई लाइन चोक हो जाए तो उनकी आवाम जो है वो बुरे तरीके से मुतासर होंगी। मुझे उम्मीद है कि अफगानियों को इस बात का एहसास होगा कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ माजी में बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं अफगानियों के लिए, और अफगानियों को ऐसी इन्वायरमेंट नहीं बनानी चाहिए जहां पे एक दुश्मन मुल्क जो कि भारत, जिसने पूरे खित्ते को परेशान किया हुआ है, वो जो है वो किसी किस्म का फायदा उठा सके। ये मामलात हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इनको इसी तनाज़र में देखना चाहिए और अफगानिस्तान को जो पाकिस्तान के जायज़ और जस्टिफाइबल जो डिमांड्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको पूरा करने की हामी भरनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि फिर ही इस बॉर्डर के ऊपर हम जो है वो अमन देख सकते हैं, जो कि दोनों तरफ की जो आवाम है उनके लिए बेहतर बेहतर बात होगी। राइट। सो जनरल जाहिद महमूद साहब की तरफ भी जाऊंगी। जनरल साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जनरल साहब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये टॉक्स जारी हैं और ऑफ कोर्स इसमें एक पॉज आ गया था या स्टॉप कह लूँ, वो हो गया था, लेकिन चूँकि मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन अब हम देखते हैं इस्तांबुल में दोबारा से मुज़ाकरात शुरू करने पे पाकिस्तान ने रजामंदी ज़ाहिर की है। अफ़गानिस्तान की तरफ से भी डिप्लोमेटिकली आ रहा था और ख़ास तौर पे तुर्किया ये चाहता है कि इसकी मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित हों। तो कैसे देखते हैं आप भी और क्या फोर्सी कर रहे हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी, और जनरल समरेज साहब को भी मेरा बहुत सलाम। आई थिंक उन्होंने काफ़ी आता तो कर दिया चीज़ों का। देखिए, तुर्किया जो है और कतर जो है ये पाकिस्तान के फ्रेंड्स हैं, और कतर तो तालिबान को भी होस्ट करता रहा है जी। कतर का एक रोल मिडिल ईस्ट में और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन में बड़े अहम मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है, एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ दैट रोल। और जो भी मेजबान होते हैं वो कुछ अपना, ऑफ कोर्स हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट जरूर होता है, लेकिन ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं जी। और ये बेसिकली दीज कंट्रीज आर पार्टनर्स ऑफ द पीस, स्टेबिलिटी की पार्टनर्स है। तो वो हमेशा चाहेगी कि हम इनमें कुछ ना कुछ हमें कामयाबी मिले और हम आगे बढ़ सके। लेकिन ये रवैया, एक चीज बस ज़हन में हमें ये रखनी चाहिए कि हम एक नॉर्मल स्टेट के साथ डायलॉग नहीं कर रहे जी, कि नॉन स्टेट एक्टर्स है जो प्रोडक्ट ऑफ वॉर है, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, और जो बंदूक या जो फ्रिक्शन है वही उनका लीड एलिमेंट रहता है, जिसके ऊपर वो बेस करके, या जो बेसिक पिलर है उनकी नेगोशिएशन का, उनकी पॉलिटिक्स का, उनकी डिप्लोमेसी का। और वो पास्ट के जो रॉन्ग कंक्लूजन्स उन्होंने निकाले हुए हैं कि जी हमने तो शिकस्त दी हुई है। मुझे तो पहले समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान तालिबान के ऑब्जेक्टिव्स क्या है अगेंस्ट पाकिस्तान। उनके ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर, पाकिस्तान के खिलाफ है या नहीं है, प्रो इकोनॉमिक्स है जो टेररिज्म से रिलेटेड है, वॉर इकोनॉमी के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, वो प्रो इंटरेस्ट हैं जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर इंडिया के साथ उनका भी जुड़ा है, एंड दैट टू इज आल्सो अगेन इन द इकोनॉमिक। वो ये नहीं है कि इंडिया के साथ मिलकर वो अफगानिस्तान की कोई तरक्की चाह रहे हैं। अफगानिस्तान तो पूरे एजेंडे से ही मिसिंग है जी। काबुल इज नॉट गवर्निंग अफगानिस्तान। काबुल अपने इंटरेस्ट को, और फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो इनका को पार्टनर है एज अ क्लाइंट टू द प्रॉक्सी स्पॉन्सर। तो ये सारे लोग जो है वो जो शरीयत या जो शरेड आइडियोलॉजी है वो रेडिकलाइजेशन के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका मकसद ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने और फिर बलूचिस्तान जो फितरतुल हिंदुस्तान है उन्होंने इसको रिजेक्ट किया हुआ है। तो दिस इज द एनवायरनमेंट, इट्स अ सीरियस सिचुएशन। द नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉस्ट, लेकिन नाउ पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये नेगोशिएशन से चीजें समझ जाए। अगर नहीं होंगी तो पाकिस्तान विल आल्सो क्रिएट कॉस्ट फॉर द अफगान सेटअप, लेकिन उसके अंदर अंदर फिर अफगान की जो अवाम है वो भी मजीद स्ट्रेस में जाएगी जब उनकी इकोनॉमिक्स बुरी होगी। जैसे अभी पाकिस्तान रेफ्यूजीज को वापस भेज रहा है, और नॉट ओनली पाकिस्तान, ईरान ने तो पैक करके भेज दिया उनको, यूरोप पूरा, अमेरिका ने 1,25,000 के करीब अफगानों को आबाद करना था वहां पे, एक को भी नहीं लेके गए जी। उसकी वजह ये है कि दिस कंट्री एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ऑफ दिस वीक एंड नेगेटिव मैं कहूँगा फोर्सेस जो पावर में बैठी हुई हैं, उनकी वजह से पूरी कंट्री को, एवरी सिटीजन इज अंडर स्ट्रेस। आपको वो जकी याद होगा, वो फुटबॉलर जो अमेरिका
जब जहाज उड़ रहा था C-17 ग्राम से, तो वो उसके टायर के साथ लटका था। वो यंग बच्चा इसलिए मर गया, उसने अपनी जान, उसको अपना मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा था और वो निकलना चाहता था कि जहां पे वो फुटबॉल खेल सके। न जाने कितने जकी इस वक्त वहां पे बैठे होंगे अफगानिस्तान के अंदर, और कितनी बच्चियां, 2.5 मिलियन गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल। तो आई थिंक ये सोसाइटी पे जब जाहिल और गवार लोग रह जाएंगे तो और क्या कर रहे हैं, उन्होंने जंग भी लड़नी है कि आने वाली नस्लों को भी फ्रिक्शन में धकेल रहे हैं। एंड दिस विल रिमेन अ थ्रेट नॉट ओनली टू पाकिस्तान तो चले बीइंग नेबर ये ब्रंट ले रहे हैं, दिस इज अ ट्रांसनेशनल थ्रेट। एवरी कंट्री विल रिपेंड अगर आज वो पाकिस्तान या इस स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान के साथ न जुड़े, और जो इस रीजन को इनस्टेबल कर रहे हैं कंट्रीज लाइक इंडिया, दे विल सफर, ये याद रखिए। राइट, सो चलें, ये तो हमने बात कर ली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ इसराइल की हम बात करेंगे, जो इस वक्त गज़ा पर वहशियाना बमबारी एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि हो रही है। और जो हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें 46 बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। हम ये देख रहे हैं कि इजराइल ने ये गज़ा पर हमलों से कबल अमरीकी इंतज़ामिया को आगाह किया था, ये इजरायली मीडिया क्लेम कर रहा है इस वक्त। साथ ही नेतन्याहू के हुक्म के बाद ये इजरायली तैयारों ने गज़ा पर दोबारा हमले शुरू किए हैं और इजरायली फ़ौज को गज़ा में फौरी शदीद हमलों का हुक्म नेतन्याहू ने दिया था। ऐसी सूरत हाल में जहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान इस मुआहदे के हवाले से बात कर रहे हैं कि अमन होना चाहिए, उसके बावजूद ये वायलेशंस हो रही हैं। डॉक्टर साहिबा, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है, डॉक्टर उमा बकाई की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहिबा, ये जो हो रहा है, ऐसे में क्या मुतहम्मिल हो सकेंगे वो सारे ममालिक फिर, क्योंकि ये भी तो टेररिज्म का एक उनसर है ना कि ये मिलिट्री टेररिज्म है जब हम इसके ऊपर बात करते हैं, और ये नया एक वर्ड हम देख रहे हैं ये इजराइल के बाद, ये इन हमलों के बाद शुरू हुआ है। तो अब जब हम ये देखते हैं तो क्या वो जो सारे इसमें इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो लोग शामिल हैं, जो ममालिक शामिल हैं, जो लीडर्स शामिल हैं इस पैक्ट में, क्या वो मुतहम्मिल फिर हो सकेंगे जवाब देने के लिए अपने अवाम को भी और अपने ममालिक में भी कि जी ये फेयर इनफ है, क्योंकि वायलेशंस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रही है, वेरी एविडेंट एंड क्लियर। देखिए जी, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि एज इज जब सीज फायर हुआ था तब भी पाकिस्तान में बिलखुसूस और दूसरे ममालिक में भी एक एलिमेंट ऑफ स्केप्टिसिज्म था जब ये कहा गया कि वो स्टेबलाइजिंग फोर्स का हिस्सा बनेंगे। बल्कि मेरा ख्याल है कि उर्दन ने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि वो कहीं पर भी डिसआर्मिंग ऑफ हमास के पैराडाइम में शामिल नहीं होंगे। वो पीस कीपर्स के तौर पे शायद स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर पैलेस्टीनियन लैंड पे जा सकते हैं, लेकिन अब तो सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। और सूरत हाल ये है कि पीस कीपिंग का तो हवाला कोई सेंस ही नहीं बन रहा, क्योंकि वहां पे तो अभी भी एक्टिव वॉर है। जबकि हमास ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो जिसको इजराइल प्रोवोकेशन कह रहा है वो प्रोवोकेशन हुई नहीं है और बहाना बनाया गया है उसको हमला करने का। और पहले भी आप देखते कि यही रवैया रहा है इजराइल का। जिस वक्त ये टॉक्स हो रही थी तो उन्होंने ऐलान कर दिया था अपने केनेसिक से कि जी हम वेस्टर्न बॉर्डर को एनेक्स कर रहे हैं। जब ये बात खुलकर सामने आई तो फिर अमेरिका ने उसको डिस्काउंट किया, आपने आनियां जानियां देखी ताकि उसको रोका जा सके। और एक बार फिर यही हुआ कि 72 घंटे भी सीज फायर नहीं चला, इजराइल ने फिर हमला कर दिया। तो असूलन और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ये है कि अमेरिका इजराइल को रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहा। ये पीस कीपिंग, ये स्टेबलाइजिंग फोर्स तो स्टेप नंबर 2 है ना। स्टेप नंबर 1 तो ये है कि इजराइल रिस्ट्रेन हो। इजराइल रिस्ट्रेन होने को तैयार नहीं, और कौन इस बात की गारंटी देगा कि वो कभी भी किसी भी चीज का बहाना बनाकर दोबारा जो है हमले नहीं करेगा। और हमले आपने जैसे भी बताया इस वक्त भी जारी है। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में कम अज कम जो हमारी रूलिंग एलीट है, इन सम वेज आल्सो एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ पे कंसेंसस नजर आता है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइजिंग फोर्स का हिस्सा बन जाना चाहिए। बल्कि मैंने उसके लिए उनको दिफा करते हुए भी देखा है कि ये तो हम पैलेस्टीनियंस के लिए कर रहे हैं। बहुत सोच समझ कर इस आग में कूदे मिडल ईस्ट की, और जो भी करें वो अंडर द ऑस्पिशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस करें, इंडिपेंडेंटली इसका हिस्सा बनेंगे। वहां पे भी नुकसान होगा और मुल्क के अंदर भी नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
राइट। जनरल समरी सालिक साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सर, आप कैसे देखते हैं, वायलेशन सामने हैं, जैसे डॉक्टर हुमा वकाई साहिबा कह रही थी कि रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी, अमेरिका नहीं कर पा रहा है इसराइल को, जो कमिटमेंट्स हुई हैं, जो मुआहदे हुए हैं, उसकी कैटेगोरिकली वायलेशन हो रही है, बड़ी लाउड एंड क्लियर और बहुत एविडेंट है। और इस तरह तो फिर कैसे मुतहम्मिल हो सकेंगे वो तमाम लोग, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे जो इसमें शामिल होंगे? देखिए, बहुत अरसे से ये नुमाया है कि पहले हम सोचते थे कि अमेरिका जो है वो कंट्रोल करता है इसराइल को, लेकिन अब लेटली 2025 में जो इरानियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसराइल का ईरान के साथ, और उसके बाद जो गाजा में सिचुएशन चल रही है, तो ऐसे लगता है कि इसराइल कंट्रोल करता है अमेरिका को। किसी भी अमन की काविश पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गुडविल का मौजूद होना। तो मेरे नज़दीक ना तो गुडविल अमेरिका के एंड पे है, अगर वो है गुडविल अमेरिका के एंड पे, तो अमेरिका का कंट्रोल नहीं है इसराइल के ऊपर, जैसे डॉक्टर बकाई ने कहा। अमेरिका उस तरीके से फोर्स नहीं कर पा रहा है इसराइल को कि वो अपनी जो ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर डिलीवर करे, और ये काफ़ी देर से हो रहा है। हमें उस तरह की फ्रस्ट्रेशन प्रेसिडेंट ट्रंप की बातचीत में नज़र भी आई, जो कि पब्लिकली उन्होंने डिस्प्ले की। तो एक तरफ तो गुडविल का इशू है जो कि डेफिनेटली इसराइल के पार्ट के ऊपर तो टोटली लैकिंग है। वो चाहते हैं कि जो भी कंडीशंस हो उनकी मर्जी के मुताबिक हो, उनकी हमदर्दी जो है वो पूरी हो, और वो सारी की सारी कंडीशंस अपने वाली मनवाएं, और दूसरे की कंडीशंस होती हैं या नहीं होती उनको उस पर बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। दूसरी तरफ जो अमेरिका का अमर है, गुडविल का भी क्वेश्चन है, और दूसरा ये भी क्वेश्चन है कि उनका कितना कंट्रोल है, कितना वो अपना प्रिवेल कर सकते हैं इसराइल के ऊपर कि वो जो उनकी कमिटमेंट्स हैं उनको डिलीवर करें। बहुत तेज़ी से बदलती हुई सिचुएशन है, और इसमें डेफिनेटली वो कंट्रीज जो कि इन अ वे गारंटर बने हैं उनके लिए एक चैलेंज होगा, बिकॉज एक तरफ इसराइल की हमदर्दी है, दूसरी तरफ अमेरिका की वो वीकनेस है कि वो इसराइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि एक चैलेंज होगा उन तमाम ममालिक के लिए जो चाह रहे हैं कि किसी सूरत में इधर अमन आए, कि वो कैसे दोनों पार्टीज को बाउंड कर सकें कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। ठीक हो गया। जनरल जाहिद महमूद साहब की तरफ जाऊंगी। जनरल साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि वायलेशन और फिर से इतने सारे लोग शहीद हो रहे हैं, क्या बाकी मुस्लिम ममालिक इस जंग में और इस आग में कूदने के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो फिर इसकी जो भारी कीमत है वो चुकाएंगे, और अगर इस आग में हम जाते हैं तो हमारे लिए ये फेवरेबल नहीं होगा जैसे कि नज़र आ रहा है, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये दो चीजें हैं जी। जंग में कूदना समथिंग एल्स, और पीस को अचीव करना है समथिंग एल्स। आपने जंग करनी है या पीस अचीव करना है, उसके लिए आपको पार्टनर्स की जरूरत होती है जी। और आई थिंक ये जो मुस्लिम ममालिक है ये फलस्तीन के पार्टनर बन के शामिल हुए हैं, जो ये नहीं होगा कि ये जंग में कूद पड़ेंगे जी। जंग तो देखिए, अगर खुदा ना खास्ता जंग में किसी ने कूदना है तो पाकिस्तान का तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस तरह नहीं बनता। ऑफ कोर्स अब भी जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है वो प्योरली फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन है जी। जो टू स्टेट सोल्यूशन, अगर इफ इट इज ओके विद द टू स्टेट सोल्यूशन, फलस्तीन के लोग उससे खुश है तो पाकिस्तान उसको अडॉप्ट करेगा जी, और जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इन द स्टेबिलिटी अपना कंट्रीब्यूट करेगा, बट इट्स नॉट वॉर। तो सर किसी ये वॉर लेकिन रुकी नहीं जाएगा अभी तक। सर अभी तक ये वॉर रुकी है क्या? ये तो एक्टिव वॉर नजर आ रही है स्टिल। आप क्या समझते हैं? देखिए, पहले भी कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म था ना, पहले लोगों ने इसको ज्यादा कबूल इसलिए किया, या इसके साथ कंप्रोमाइज कह लें, लेट मी चेंज माय वर्ड, इसको कंप्रोमाइज इसलिए किया कि रोजाना की बुनियाद पर लोग मर रहे थे, अभी भी मरना शुरू हो गया दोबारा, अगेन उस तरफ जा रहा है। बट हैविंग सेड दैट, एटलीस्ट एक अरब वर्ल्ड को इनको क्लैरिटी आ गई। अगर ये जंग आगे जारी रखते हैं तो इसका मतलब है, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये ग्रेटर इजराइल इज ऑन, और उसके बाद ये कहा जाएगी आगे बढ़ेगी जंग, और ममालिक को अपनी लपेट में लेगी, जॉर्डन को लेगी, सऊदी अरेबिया को लेगी। तो ऑफ कोर्स जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है मिडिल ईस्ट का, उस पर अरब ममालिक अहम रोल अदा कर रहे हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली ये अब जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, इनका ये जो अगर कोई प्रेशर्स डाल भी रहे थे हमास के ऊपर डिसार्म होने के लिए, या जो चाहते थे कि वाकई जो अरब वर्ल्ड या मुस्लिम वर्ल्ड में भी अगर लोग कोई चाहते हैं कि हमास वाकई डिसार्म हो और ताकि ये पीस आ जाए, और इससे जुड़े हुए या उम्मीद रख रहे थे कि हमास वगैरह ये साइड पे हो जाए ताकि एक पीस आ जाए, अब वो भी प्रेशर खत्म हो जाएगा जी।
वो एक लेजिटिमेसी मिल जाती है इस मिलिट्री को। देखिए यूनाइटेड नेशन का बड़ा क्लियर चैप्टर है कि अगर आपकी सॉवरेनिटी खतरे में है या आपकी आजादी को कोई खतरा है, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर आप कवर्ड है कि आप आर्म स्ट्रगल कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर सॉवरेनिटी। तो हमास वगैरह पे लीगल मोरालिटी फिर वहां से लेंगे, फिर इसी तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स अपना रोल और बढ़ता चला जाएगा। और अगर अमेरिका अब इस सीज फायर को या पीस को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो जो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपना रोल अडॉप्ट किया है वर्ल्ड में, दैट इज नो मोर देयर, तो वो डाउट हो जाएगा। तो जब ट्रस्ट वेपनाइज हो जाता है तो फिर फॉल इज वेरी हार्ड, फिर उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी अरब वर्ल्ड जो है वो लीड रोल में वही रहेंगे, पाकिस्तान एक सपोर्ट रोल में है, बट सेंट्रल स्टेज पे एंड वी शुड रिमेन सो। जैसे डॉक्टर हुमा कह रही थी कि इसको लूज नहीं करना चाहिए फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, फॉर देयर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। ये भी किसी मैंडेट के नीचे डिप्लॉय होंगे अगर जाते हैं, या तो यूएन का मैंडेट होगा या जो सेटअप होगा। ये नहीं होगा ये पाकिस्तान अपनी मर्जी वहां पे करेगा, जंग में कूदना चाहे तो जंग में चला जाएगा, नहीं कूदना चाहेगा तो नहीं जाएगा। नो, जो भी मैंडेट होगा उसके नीचे काम करेगा। बट आई थिंक जो 8 ममालिक के साथ मिलकर आपकी बातचीत हुई, आई थिंक उसी ग्रुप को प्रेशराइज करना चाहिए, उन्हीं को डिप्लोमेटिकली पोलिटिकली और स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। और अगर ये वायलेशंस होगी तो फिर क्या जो है वो रिएक्शन हो सकता है मुमालिक का, जो बाकी लोग आ रहे हैं पीस के लिए? एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में तो कोई भी नहीं जाएगा जी। जॉर्डन वगैरह हैं ये जिनको फ्यूचर की थ्रेट है, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आई थिंक पूरी पहले एग्जॉस्ट करेंगे डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एफर्ट्स, और अगर वॉर फाइटिंग में जाएंगे तो फिर हमास वगैरह दोबारा देखिएगा आपके वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और फिर ये इस्लामिक कंट्रीज भी उन पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगी। वो कहेंगे जी ठीक है, उन्होंने अपना वादा तोड़ा है, अपने उससे हटे हैं, तो ये भी ऐसे तोड़ेंगे। अभी देखिए ना ये जो इंसिडेंट हो जाते हैं जी कि उन्होंने इजरायली 1 मार दिए, 2 मार दिए, नोबडी इज ऑब्जर्विंग कि किसने मारे हैं। मैं एक डाउटफुल सी चीज हो जाती है। और कंट्रीज लाइक इजराइल, कंट्रीज लाइक इंडिया, ये तो कैसेस बलाए बनाने के माहिर हैं जी, कोई भी वाकया करा के। असल प्रॉब्लम ये है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना जी, इजराइल के अंदर भी और इस तरह इंडिया के अंदर भी, ये गाइड कर रही है इनको। इतना इंटरनल प्रेशर आ जाता है नेतन्याहू के ऊपर कि वो ये चीजें कर, प्रेशर एक तो खुद उसने क्रिएट किया, वो अपनी सर्वाइवल, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उसके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, बाहर भी उसके वारंट्स निकले हुए हैं। ठीक हो गया, ही कांट अफोर्ड बीइंग आउट ऑफ पावर। तो वो फ्रिक्शन तो रखेगा किसी न किसी तरीके से जब तक लीडरशिप वहां पे चेंज नहीं हो। राइट, सो ठीक हो गया। चलें, ये इजराइल और इस पे हमने बात कर ली, और आप दोनों मेहमानों ने जी अग्री किया डॉक्टर हुमा वकाई साहिबा के कमेंट पे भी। ऑफ कोर्स बहुत ही जामे बात करी होती है। मैं तीसरे मामले पे आऊँगी, और वो है कि इस वक्त हमने देखा है कि यूएस और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो मिले हैं, और ये बहुत बड़ी मुलाकात है इस वक्त की। अगर हम देखें हालिया दिनों में मंजरनामे पे दुनिया के डालें नज़र, तो इसके बाद जी ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान किया है, और जो चीनी सदर का बयान है वो भी हमारे सामने है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आगे आके? ये एक बहुत बड़ी जंग कहलाती है कि 2 बड़ों की। तो डॉक्टर साहबा, आप कैसे देखती हैं ये 2 बड़ों की जंग अगर पीस में कन्वर्ट हो जाए मुलाकातों के बाद, और कोई इसके अच्छे कंसेंसस नजर आ रहे हैं कोई आगे? देखिए, चाइना तो हमेशा थोड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है, और चाइना की स्ट्रैटेजी 2 चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक होती है क्वाइट डिप्लोमेसी, और दूसरा होता है सेंडिंग द मैसेज अक्रॉस विदाउट एग्रीवेटिंग द सिचुएशन। तो एग्जैक्टली यही हो रहा था, यही बैक एंड फोर्थ हम देख रहे थे यूएस और चाइना के बीच में। लेकिन मेरे ख्याल है कि जो टर्निंग पॉइंट है, और जो आप सॉफ्टनिंग देख रहे हैं अमेरिकन स्टांस में और बिलखुसूस ट्रंप के स्टांस में, क्योंकि उनको वाज़ेह तौर पे पता है कि ये जो उन्होंने 250% और व्हाटएवर टेरिफ के इदराक की बात की थी, ये इंतहाई इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन थी अमेरिका के लिए। अमेरिकन लोअर मिडिल क्लास कंजम्पशन डिपेंडेंट है चाइनीज प्रोडक्शन पे, तो वो तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे थे। और इसकी वजह से आपने देखा कि अब, और इससे पहले ओबामा के जमाने से डीकपलिंग की कोशिश की जा रही है चाइना के साथ, वो डीकपलिंग वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। रियलाइजिंग दिस, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खासे प्रैग्मेटिक हैं, तो उन्होंने वो प्रैग्मेटिक टर्न अराउंड बहुत ऑब्वियसली ले लिया है, और सॉफ्टन किया है अपना स्टांस, सॉफ्टन किया है टेरिफ को। आज एक अनाउंसमेंट भी आ गया है, उन्होंने टेरिफ में कुछ कमी की है। तो मैं समझती हूँ कि जो एक्यूट कॉन्फ्रंटेशन थी, उससे चाइना और अमेरिका जो है वो शायद कंपटीशन की तरफ अब बढ़ेंगे, और वही दुनिया के लिए
बेहतर है, क्योंकि जो एक्यूट कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिसीज थी और उनके जो मकाले आ रहे थे उससे अमेरिका को शायद ज्यादा नुकसान था। और दूसरी बात ये कि जो नेक्सस इमर्ज हुआ है रशिया और चाइना के बीच में, और जो रशियन डिफायंस है वो ऑल्टरनेटिव को बहुत स्ट्रेंथन कर रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी बातें हो रही हैं बिहाइंड द डोर्स जो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो सकती हैं, जिसमें शायद पेरिस डी डॉलराइजेशन है, और अमेरिका डी डॉलराइजेशन को ओपनली सपोर्ट करता है। और फिर हमें पता है कि टेक फ्रंट पर अमेरिका का चाइना को डिफीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स आ रहे हैं, साउथ स्ट्रेंथन हो रहा है, और अमेरिका को इस न्यू रियलिटी के साथ जीना है। मल्टीपोलैरिटी का इदराक अब सिर्फ बाहर लोग नहीं करते, अमेरिका के अंदर से भी इसकी आवाजें आ रही हैं। वहां पे भी ऐसी किताबें लिखी जा रही हैं दैट चाइना हैज अराइव्ड। और ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना गो के इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे खेलता है, लेकिन आजकल जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है ना वो ग्रामर है ग्लोबल पावर की। दैट इज वेयर द रियल पिवट इज। तो लार्जली मैं समझती हूँ कि थोड़ा सॉफ्टनिंग ऑफ सिचुएशन होगी, बिलखुसूस जो हम ट्रेड वॉर देख रहे थे। जो टेक वॉर है वो इसी तौर चलेगी। राइट, ये ऐसे ही है बिल्कुल कि जैसे बीच में ये तक हमने सुना कि अमेरिका में जब बायकॉट चाइना की बात थी तो वो शर्ट्स भी चाइना से ही अमेरिका जा रही थी। तो बहरहाल ये जनरल समरी सालिक साहब की तरफ जाती है। मैं जनरल साहब, आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को, और हाउ डू यू फोरसी ऑल दीज थिंग्स? जी देखिए, देयर आर सर्टेन ग्राउंड रियलिटीज। पहली बात तो ये है कि चाइना इज एन इमर्जिंग पावर एंड द यूएस इज द डिक्लाइनिंग पावर। एक वेनिंग पावर है और एक वैक्सिंग पावर है, ये तो रियलिटी है। जब भी दो राइवल्स, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस वक्त राइवलरी चल रही है बिटवीन चाइना एंड द यूएस, जब कभी भी एक इमर्जिंग पावर किसी एस्टेब्लिश पावर को चैलेंज करेगी तो उसमें डेफिनेटली रिस्क होते हैं जंग के और किसी और फॉर्म में कॉन्फ्लिक्ट के, जो कि जिसको हम ट्रेड वॉर की शक्ल में हम देख रहे हैं। हमें एक तरफ तो नजर आ रही है सेल्फ एश्योरेंस एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड, और दूसरी तरफ हमें नजर आ रही है एजिटेशन और फ्रस्ट्रेशन। आप देख लें, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो इसका रिसेंट ये जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि दोनों लीडर्स आपस में मिले हैं। इससे पहले कुछ ऐसी भी बातचीत चल रही थी कि शायद ये मुलाकात ना हो सके, लेकिन द मोस्ट पॉजिटिव थिंग इज कि दे हैव डिसाइडेड टू मीट। उससे कुछ एक दो छोटी मोटी पॉजिटिविटी भी निकली है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त चाइना जो है वो डील कर रहा है अमेरिका को फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और अमेरिका जो है वो दैट इज फ्रस्ट्रेटेड एंड एजिटेटेड, और उनको अपनी कोई बहुत सीरियस चैलेंजेस का सामना है। तो इसके होते हुए अगर ये एक्सपेक्ट करना कि दोनों में एवरीथिंग विल गेट हंकी डोरी, वो शायद ऐसा ना हो। राइवलरी जरूर चलेगी, इसी तरीके से चलती रहेगी, उसकी फॉर्म्स और उसकी मैनिफेस्टेशन शायद चेंज होती रहें, लेकिन ये है कि ना तो ये अमेरिका के लिए इतना आसान है कि वो अपनी पोजीशन को गिव अवे कर दे और चाइना उस पोजीशन को टेक ओवर कर ले, और ना ही चाइना के लिए इतना ये फ्री रन होगा कि बहुत इजीली वो अमेरिकन हेजमनी को चैलेंज करें और उस पोजीशन को होल्ड कर लें या एक्वायर कर लें। ये राइवलरी चल रही है। इसका एक और मैं अबर का जिक्र करना चाहूँगा कि 20th सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स में 2 दफ़ा पाकिस्तान हैज़ बीन इन द सेंटर स्टेज ऑफ ग्रेट पावर्स राइवलरी। 21st सेंचुरी में भी उसी तरह की सिचुएशन बन रही है, एंड आई विश एंड प्रे दैट वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द रूम एंड वी आर नॉट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रूम। राइट, ठीक हो गया। जनरल जाहिद साहब आपकी तरफ आऊँगी। जनरल जाहिद साहब, आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को जो अमरीकी सदर और चीनी सदर के दरमियान हुई? दोनों सदूर ने मुलाकात की है। लोग ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बेटर हो सकती हैं, क्योंकि जो वॉर जोन्स हैं या जो वॉर्स हैं उसको देख के लोगों ने सबक सीखा है कि जी वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन, या एरोगेंट आके चीज़ों को लेके चलना, डील करना, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। और डिप्लोमेटिक वे में अब तब्दीली आ गई। अब जैसे अभी डॉक्टर मोहम्मद साहब ने भी बात की, जनरल साहब भी बात कर रहे थे कि इकोनॉमी इज़ मेजर पैराडाइम शिफ्ट जिसको हम देख रहे हैं। जी देखिए, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के चांसेस तो नहीं है जी, इस तरह डायरेक्ट बहुत कम है। ऑफ कोर्स ताइवान का एक इशू है, और अगर अमेरिकन्स
चाइनीज अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं या इस तरह की चीजें, तो चाइना अमेरिका इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी अपनाएगा, डायरेक्टली तो कन्फ्रंटेशन में कभी भी नहीं जाएगा। वो थ्रू अदर कंट्रीज या जिन कंट्रीज के साथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा उनकी थ्रू सपोर्ट फ्रॉम अदर मीन्स, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, उसमें जाएंगे। इकोनॉमिक वर्जन को इस्तेमाल कर रहे थे और अभी 57 से 47% है। एक आइस ब्रेकर हुआ है क्योंकि जब पिछला इनका ट्रेड वॉर शुरू हुआ और फिर जिस तरीके से एससीओ के मौके पर चाइना ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ का भी शो कैसे की, दैट वाज अ सिग्नल जी। फिर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जिस तरीके से प्रेसिडेंट शी ने सिग्नलिंग की है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग की है, तो ऑफ कोर्स उस वक्त भी आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ा क्लियरली कहा था कि आई कैन सी व्हाट चाइना इज हिंटिंग एट एंड व्हाट दे आर सिग्नलिंग। तो आई थिंक थोड़ा सा ट्रेड के कनेक्शन के बीच में एक दूसरे की तारीफ की है इन्होंने, बेहतरी आई है, लेकिन कंपटीशन तो जारी रहेगा जी। कंपटीशन तो नहीं खत्म हो सकता क्योंकि एस्पायरेशंस हैं। एक सिटिंग हेजमॉन पावर है, मेन पावर है, वो कभी भी अपने आप को वीक नहीं करना चाहेगा जी। और कोई ना कोई थ्रेट अपने पार्टनर्स रखने के लिए, चाइनीज थ्रेट रीजन में, एरिया, इंटरनेशनली लोगों को बताता रहेगा जी आपको थ्रेट है, ताकि अपने पार्टनर्स को मेंटेन रख सके। उसी तरीके से जैसे यूरोप के अगेंस्ट रशियन थ्रेट को यूज किया जाता है। तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ एन आइस ब्रेकर और दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया। दोनों देखे ट्रेड वॉर में जब तक इकोनॉमी में बीट नहीं करेगा चाइना कैन नॉट बिकम अ बिग पावर। तो ऑफ कोर्स कंपटीशन इज देयर बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। चाइना के अंदर भी प्रेशर्स हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स भी बढ़ रहे हैं। इतना ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्पीड में चीजें बेहतर हो रही हैं, वहां पे भी स्ट्रेसेस हैं, वो उसको भी एड्रेस कर रहा है। ऊपर से जेस्चरिंग पोस्टरिंग तो इन्होंने बहुत की है इसको, लेकिन स्टिल दिस हाई टैरिफ 47% इवन इज पिंचिंग चाइना, लेकिन वो उसी के बीच में से कोई अपना वे फॉरवर्ड ढूंढना चाहेंगे जी। बट द कंपटीशन विल कंटिन्यू। राइट, बट द कंपटीशन विल कंटिन्यू। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का इतने अहम मौजूआत के ऊपर अपने एनालिसिस देने के लिए। डॉक्टर हुमा बुकाई साहब आपका, मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब आपका, मेजर जनरल समरेश सालिक साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, मुल्क से बाहर जो इस वक्त दुनिया का जो मंजरनामा है पाकिस्तान से बाहर, उसके ऊपर हमने आज बात करी, बड़ी डिटेल में बात की। पाक अफगानिस्तान के जो टॉक्स हैं इस वक्त, उसका क्या नतीजा निकलेगा, जो इजराइल इस वक्त वायलेशंस की तरफ जा रहा है उससे क्या अखज़ हो रही हैं हालात और मामलात। सिमिलरली जो इस वक्त यूएस और चीनी से दूर की जो मुलाकात हुई है अमेरिका और चीन के, वो भी हमारे सामने है। तो कहने का मकसद है कि इन सारी चीज़ों को जब हम मद्देनज़र रखते हैं ऑफकोर्स, तो फिर हमें पता चलता है कि क्या दुनियावी सतह पर चीज़ें हो रही हैं और उसके इम्पैक्ट क्या ऑफकोर्स आ सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है जितनी भी ममालिक हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान चूँकि अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है, इसलिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, चाहे इंगेजमेंट्स हों ख़त्ते के अंदर या फिर दुनियावी सतह पर। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हमेशा से मिलती आई है क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिक सिचुएशन है उसको हमेशा से दुनिया मानती आई और आज भी मान रही है। इसी बेसिस पे पाकिस्तान इंपॉर्टेंट था, है और आगे भी होगा। और पाकिस्तान अपना किरदार कैसे अदा करेगा इन सारी चीज़ों में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये अपनी मेज़बान रस्मी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिता सैफी के साथ।